हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट का शेयर बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो काफ़ी सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि इसमें अब क्या करना चाहिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल होगा और अच्छा स्विंग हमें मिलेगा, और वहाँ पे 40-50% का गेन भी था। लेकिन उससे पूरा उल्टा हुआ है और यहाँ से शेयर प्राइस नीचे जाना चालू हुआ है। तो शेयर मार्केट में ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी जो कंडीशन है वो हमारे हाथ में नहीं। ऑलवेज यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है। तो सबसे पहले तो मैं ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट था, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट था 440 लेवल के आसपास। तो ये सपोर्ट इसने डिसिसिवली अच्छी तरह से ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक किया है। अभी यहाँ पे 370 का जो लेवल है उसी लेवल से एक बार यहाँ से रिवर्सल भी आया हुआ था, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिवर्सल भी आया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये जो प्राइस है वो 2015 में आया था, लगभग 8 ईयर पहले। तो यहाँ पे सीधे सीधा ये जो शेयर प्राइस है वो 8 साल के लो को भी ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफी सारी नेगेटिविटी है, काफी सारे न्यूज भी है। तो एक बार हम सारे न्यूज देख लेते हैं और उस बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है और आगे हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास शेयर पड़े हैं तो क्या करना है, अगर नहीं है तो कब बाय करना चाहिए। तो ये सारा चीज एक आइडिया लगेगा, तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। वैसे यहाँ पे मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है और किस लेवल पे हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहला तो न्यूज है कि राजेश एक्सपोर्ट फेल टू प्रोवाइड वाइटल डेटा, एनएससी आस्क टू क्लैरिफाई। तो यहाँ पे जो रिसेंटली जो रिजल्ट आया है, क्वार्टर रिजल्ट, उसमें सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया। तो यहाँ पे आप देखिए रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा कम आया है, जो 1,45,000 इस तरह से जो बड़े नंबर थे वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे आ गए हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ओनली 45 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो अगर हम दूसरे क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी कम है। और यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट भी निकालते हैं तो यहाँ पे ये स्टैंड अलोन डेटा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ओनली पीएनएल स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट है। और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ में नीचे जाके एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है। यहाँ पर भी पीएनएल स्टेटमेंट है प्लस बैलेंस शीट दी गई है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं किया है। ऐसा सेम कंडीशन लास्ट क्वार्टर में भी हुआ था, वहां पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठ रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कंपनी ने जो बैलेंस शीट दिखाया है उसमें हमें कैश फ्लो का क्या डेटा इंपोर्टेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम अदर एसेट में जाएंगे। तो अदर एसेट में जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल का जो डेटा है वो अराउंड 9,000 10,000 रहता था, जो अभी थोड़ा सा हायर साइड हो गया है 1,000 करोड़ से। तो यहाँ पे इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कंपनी ने कितने का बिजनेस किया है और कितने पैसे उसके आने बाकी है या फिर नेगेटिव में है। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम अगर देखते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा इसमें अप डाउन रहता है और यहाँ पे कभी कभी नेगेटिव कैश फ्लो भी हमें दिख रहा है। तो आफ्टर एवरी 2 ईयर यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 2024 सितंबर क्वार्टर में भी यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो आए। उसके अलावा एक दूसरा भी डाउट आ रहा है कि क्या इतना ज्यादा शेयर प्राइस गिर रहा है तो क्या यहाँ पे कोई फ्रॉड की संभावना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राजेश मेहता है वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है और उन्होंने जीरो से कंपनी को स्टार्ट किया है। अगर आप उसका पर्सनालिटी भी देखेंगे तो कोई भी एंगल से आपको वो फ्रॉड करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो अभी भी अपनी पुरानी जो इनोवा कार है उसमें घूमते, कोई बड़ी कार में घूमते नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी जो सोच है वो मटेरियलिस्टिक सोच नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल की सोच वाले आदमी है। तो फ्रॉड का मुझे तो भरोसा है कि ऐसे आदमी कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ डेटा हमें नहीं मिला, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे जाके हो सकता है जो अभी हम कह नहीं सकते। उसके अलावा अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ का है और उसके सामने कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम देखें बैलेंस शीट में तो रिजर्व एंड सरप्लस है लगभग 15,200 करोड़ का, मतलब बुक वैल्यू से काफी नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी नजर आता है। और साथ में ही कंपनी के ऊपर जो लोन था 8,000 करोड़ का वो धीरे धीरे कम होते हुए लगभग नेग्लिजिबल लोन हो गया है। अगर कोई पर्सन फ्रॉड करने की सोचता भी है तो यहाँ पे जो लोन है वो कम नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता, क्योंकि जनरली जो लोग फ्रॉड करते हैं सबसे पहला फ्रॉड बैंकों के साथ करते हैं और दूसरा फ्रॉड आम रिटेलर इन्वेस्टरों के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि ये इनकी मेंटालिटी फ्रॉड करने की हो। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास अभी भी 54% स्टेक है और जो एफआईआई है उनके पास भी 15% स्टेक है और डीआईए के पास भी 11% स्टेक है। और यहाँ पे डीआईए में मेनली एलआईसी है। जो भी शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। अगर हम इस 19% का भी हम देखेंगे तो उसमें से बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो बड़े एचएनआई पब्लिक के पास ही है, मतलब लगभग 10% जितना हिस्सेदारी
HNI का है, तो ओनली एंड ओनली 9% शेयर होल्डिंग की रिटेल पब्लिक के पास है। तो जब भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास कम शेयर रहते हैं तो वहां पे फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टेक्निकल इंडिकेटर है उस हिसाब से हमें करंट लेवल पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे वी शेप रिकवरी आए और यहाँ पे आपको इंस्टेंटली थोड़ा सा गेन मिल जाए। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हुए यहाँ पे वेट करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के जंप की बात करते तो इंस्टेंटली 15% जंप हमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे नीचे जाने की या फिर कंसोलिडेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू ऊपर जाने। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ से धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा और इसी लेवल पे रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद ये ऊपर जाना चालू करेगा। तो हमें वेट करना है जब तक ये रिवर्सल पैटर्न ना बन जाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से ये इस तरह से रिवर्सल पैटर्न बनाए फिर यहाँ से ऊपर जाना चालू करे। तो हमें जब भी इस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर जाए तब एंट्री हम ले सकते हैं, या फिर हमने ऊपर की प्राइस पे बाय किया है तो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो मेजर सपोर्ट ब्रेक किया है तो यहाँ से शेयर प्राइस और भी ज़्यादा नीचे जाए और यहाँ पे इस तरह से एक प्राइस एक्शन दिखाए, फिर वापस से और नीचे जाए और फिर से यहाँ से प्राइस एक्शन दिखाए और फिर यहाँ से ऊपर चलना चालू करे। तो अगर इस तरह से पैटर्न बनता है तो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी में कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो यहाँ से रिवर्सल का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा और धीरे धीरे इस तरह से ये प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे चला जाएगा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो अगर कंपनी में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि हम बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ कंपनी में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 100% डेटा अवेलेबल नहीं रहता। जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डेटा अवेलेबल है उसका यूज करके हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना रहता है। तो अभी मेरा स्ट्रेटेजी यही रहेगा। मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो लगभग 550 के आसपास है। तो जो ये वाला सपोर्ट था उसको देख के मैंने परचेस किया था। तो यहाँ से अभी मेरा लॉस लगभग 25-30% के आसपास है। तो यहाँ पे अभी मैं वेट करूंगा। इवन हमें नेक्स्ट क्वार्टर या फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में पता लग ही जाएगा कि कंपनी में एक्चुअल में कंडीशन क्या है, या फिर अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ पैनिक करवाना है और ऑपरेटर गेम प्लान है तो यहाँ से ये थोड़े दिन में ही रिवर्स हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि थोड़ा और कंसोलिडेशन चलता है, 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल लग जाता है, तो यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न से हमें पता लग ही जाएगा कि किस तरह से हमें एवरेज आउट करना है। तो यहाँ पे जब पूरा कंसोलिडेशन पूरा हो और वहां से ब्रेकआउट हो तभी हमें एवरेज करना है। तो उसमें हमारा टाइम भी बच जाएगा, साथ में हमें इंस्टेंट गेन भी मिलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 ईयर का टाइम भी लग जाता है। तो अभी यहाँ पे हमारी एवरेज प्राइस फॉर एग्जांपल 550 की है, ठीक है, और यहाँ से पूरा मान लीजिए कि इस तरह से कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ से आउट हो तो हम 430 की प्राइस पे फिर से जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी ऐड कर देंगे। तो हमारे पास एवरेज प्राइस लगभग 500 के आसपास बन जाएगी और क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी। तो मान लीजिए कि अभी हमने परचेस किया है, आफ्टर 1.5 ईयर का कंसोलिडेशन ये ऊपर जाना चालू करे तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी है उसका एवरेज टाइम क्या होगा, वो होगा लगभग 1 साल से कम। मतलब हम मान लेते हैं कि 250 डेज है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये ऊपर अगर चलना चालू हुआ तो इसको विदिन 6 मंथ अपना टारगेट ये अचीव कर सकता है। तो अगर विदिन 6 मंथ टारगेट अचीव करता है तो हमारा जो टोटल गेन है यहाँ से लेके यहाँ तक का हम यहाँ तक ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लीजिए कि हम 860 के लेवल तक ही जाते हैं तो भी हमारा जो गेन है वो 100% है, और 100% गेन लेने में अगर हमें 2 या 3 साल भी लगते हैं तो भी हमारा जो एवरेज CAGR परसेंटेज है वो अच्छा खासा निकल के आता है। तो अगर आप इस तरह से प्लानिंग करके और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलते हैं तो अगर कोई कंपनी बाई चांस इस तरह से नीचे आ भी जाती है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर जो इन्वेस्ट किया है ओनली मेरे पोर्टफोलियो का 5% है। तो अगर 5% मेरा पूरे यहाँ पे 0 भी हो गए तो पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 5% का इम्पैक्ट आएगा। उसके सामने जो दूसरी कंपनियां है उसमें मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा जो ऑल ओवर जो भी इफेक्ट आएगा वो टोटल पोर्टफोलियो का 2 to 3% ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इतनी अच्छी कंपनी अचानक से 0 हो जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड की लीडर कंपनी है गोल्ड रिफाइनिंग में, और गोल्ड का आप सबको पता है कि कभी भी गोल्ड की डिमांड है वो कम होने वाली नहीं है, और गोल्ड रिफाइनिंग का जो बिजनेस है वो भी कभी बंद होने वाला नहीं है। तो यहाँ से 0 तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि 300-250 के लेवल तक जाए, तो हमें उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो टेम्पररी अगर जाता भी है उसके बाद रिवर्सल दिखाता है तो हम वहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से कंपनी को होल्ड करना है, किस तरह से एवरेज आउट करना है, और किस तरह से इस तरह की सिचुएशन में घबराना नहीं है और पेशेंसली शेयर को होल्ड करना है, वो सारी चीज आपको समझ में आ गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।